हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम लोग 1 जुलाई हो गया है, आज डॉक्टर्स डे है। हैप्पी डॉक्टर्स डे। जो भी सारे ऑल ओवर द इंडिया के या फिर फॉरेन कंट्री के जो भी सारे डॉक्टर हैं, क्योंकि आप सभी को पता है डॉक्टर्स जो भी होते हैं उनको भगवान के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आज हो गया 1 जुलाई, लेकिन ये न्यूज़ जो है आपको, ये तो मैं 1 जुलाई को रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि जो भी सारे मैगजीन्स वगैरह हैं या फिर द हिंदू है, पीआईबी है, ये सारे सोर्स इसमें कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यानी एक ही जगह आपको सारे मटेरियल कंप्लीट कंबाइन करके मिलता है। ये 15-17 इसमें 3-4 तो एडिटोरियल हो जाएगा, इसके साथ ही लगभग 10-12 जो है न्यूज़ मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अपन प्रीलिम्स मेंस कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग समय के लिए करेंगे। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे आज डॉक्टर्स डे है, ठीक है, 1 जुलाई को। वैसे ये जो है वीडियो पब्लिश होगा 2 जुलाई को मेरे चैनल पे, क्योंकि ये आज हम रात में न्यूज़ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड मॉर्निंग में मेरे चैनल पे 5 बजे पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हम समय के लिए करेंगे। कह रहा है कि डिजिटल इंडिया मिशन ने 10 साल पूरे किए हैं। ठीक है, तो डिजिटल मिशन इंडिया जो है, ये तो चलो आपका न्यूज़ हो गया कि डिजिटल इंडिया मिशन जो है 10 साल पूरा हो गया, बट इसका एक्चुअली कहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कौन सा मिनिस्ट्री है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, किसने किया था, कब इसका स्थापना हुआ था, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने की संभावना रहता है। यानी कहते हैं ना कि आपको अक्सर आप टॉपर के मुंह से सुनते हैं कि स्टैटिक बुक्स पढ़ के जाओ, स्टैटिक जैसे जो करंट अफेयर्स है उसको स्टैटिक बुक से कंप्लीट करो। ठीक है, तो ये इसमें एक एक चीज़ हर डायमेंशन कवर है। ठीक है, कह रहे कि डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 2015 में हुआ था। इसका लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। यानी कि ये 10 साल पूरे हो चुका है, 2025 चल रहा है, 2015 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये क्या है, तो अम्ब्रेला कार्यक्रम है जिसमें बहुत सारे सरकारी मंत्रालय विभाग शामिल है। इसका समग्र यानी कि योजना की हम लोग बातें करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत ये आता है। ये 3 विजन क्षेत्रों को कवर करता है। ये कौन कौन सा है वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। डिजिटल अर्थव्यवस्था 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था ने राष्ट्रीय आय में 11.74% का योगदान दिया है। यानी कि 11.74% का योगदान दिया है। 2024-25 की बातें करें तो 2024-25 में 23.42% का पहुंचने की उम्मीद है। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत अब अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण में विश्व में 3रे स्थान पर आ गया। ठीक है, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बातें करें तो 2014 में 25.15 करोड़ यानी कि 25.15 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, जो बढ़कर के कितना हुआ है तो 96.96 करोड़ हो गया। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा पीटी में या फिर मेंस में। डेटा तो नहीं पूछेगा लेकिन इतना ज़रूर पूछेगा कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 96 पहले कितना था, पहले जो था 2014 में इंटरनेट कनेक्शन 25.15 था, जो बढ़कर के 96.96 हो गया है। ठीक है, भारत नेट परियोजना के तहत 2.1 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है। डिजिटल फाइनेंस और वित्तीय समावेशन की बातें करें तो ये वर्ष 2023 में वैश्विक रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में भारत की 49% हिस्सेदारी। यूपीआई अब 7 देशों में लागू हो चुका है, यानी 7 देश ने इसे अपना लिया है। ठीक है, जो भारत का यूपीआई है, आपको पता है कि अब यूएई में भी यूपीआई वगैरह है, फ्रांस वगैरह में बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो यूपीआई ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं। आधार सक्षम की बातें करें, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसे फर्जी लाभार्थियों की पहचान करके यानी कि जो भी फर्जी लाभार्थी है इसका उसे पकड़ा जाएगा। ठीक है, लगभग 3.48 लाख करोड़ की बचत किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहे हैं कि रणनीतिक तकनीकी क्षमता की विकास यानी इंडिया जो है एआई मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 6 परियोजना स्वीकृत किया गया है। सेमीकॉन इंडिया 2025 जैसे पहलों से तकनीकी क्षेत्रों में यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी मजबूती मिल रहा है। ई गवर्नेंस की हम लोग बातें करें तो कर्मयोगी भारत IOGT प्लेटफॉर्म के जरिए नौकरशाहों को डिजिटल ट्रेनिंग दिया जा रहा है। उमंग ऐप के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों की सेवाएं आम लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिजिटल इंडिया के तहत 3 विजन क्षेत्र आखिर क्या है। इसको थोड़ा हम जूम कर दें। देखिए,
डिजिटल इंडिया के तहत 3 योजना की बातें करें तो एक है प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता रूप में डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो कोर इसमें क्या क्या है, कोर यूटिलिटी के रूप में हाई स्पीड इंटरनेट बढ़ाना है, जन्म से मृत्यु तक डिजिटल पहचान बनाना है, मोबाइल फोन और बैंक खाता को जोड़ना है, कॉमन सर्विस सेंटर तक आसान पहुंच बनाना है, पब्लिक क्लाउड पर साझा करने योग्यता, प्राइवेट स्पेस वगैरह पे वर्क करना है, सुरक्षित साइबर स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नेंस और मांग पर सेवाएं, ठीक है, यानी कि गवर्नेंस जो है उस पे उसके डिमांड पर सर्विस वगैरह प्रोवाइड वगैरह कराना, विभागों अधिकारों क्षेत्रों में निर्बाध रूप से एकीकृत करना, ऑनलाइन मोबाइल प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम में सेवा की उपलब्धता कराना, सभी जो नागरिक है, जो भी सारे पब्लिक है, उनके हकदारियों के लिए क्लाउड एक्सेसिबिलिटी लाना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए डिजिटल रूप से परिवर्तित सेवाएं प्रदान करना है, इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस वित्तीय लेन देन काफ़ी बढ़ावा देना है, निर्णय समर्थन और विकास के लिए GIS का उपयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट है नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना, ठीक है। सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता है, सार्वभौमिक रूप से सुलभ डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना, सभी दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों एवं क्लाउड एक्सेसिबिलिटी को प्रोवाइड कराना है, भारतीय भाषाओं में उपलब्ध डिजिटल संसाधन सेवाएं प्रोवाइड कराना है, सहभागी गवर्नेंस के लिए सहयोगात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना है, क्लाउड के माध्यम से सभी हकदारियों की पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट न्यूज है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2025 जारी किया, ठीक है। NIF जो है, ठीक है, यानी कि नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क जिसे कहते हैं, ये 2025 रिपोर्ट जारी किया है। नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क की हम लोग बातें करें तो भारत की सतत विकास लक्ष्य, यानी सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। ये जो है प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण आधार के रूप में काम करता है। अब हम लोग देखेंगे कि भाई ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, इस रिपोर्ट में मुख्य क्या बातें हुई है और इसके रिपोर्ट क्या क्या पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो रिपोर्ट की हम लोग बातें करें, जीरो हंगर इंडेक्स यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 में आता है, जिसमें कृषि प्रोडक्शन में सुधार हुआ है। इसमें श्रमिक जो है, यानी कि जो हमारे लेबर है, लेबर की जो आय है 61,247 से बढ़ करके ये 2015-16 से बढ़ करके अब कितना हुआ है, 94,110 रुपये हो गया। हो सकता है BPSC में भी क्वेश्चन आ जाए, UPPCS में आ जाए, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर्स, ठीक है। स्वच्छ जल की हम लोग बातें करें, स्वच्छता सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने में आता है, तो ये 6 में आता है, आपको याद रखना है। वैसे हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सा चीज़ पे फोकस किया गया है। जैसे अभी हम लोग जीरो हंगर देखें, इसके बाद स्वच्छ जल स्वच्छता, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल तक पहुँच ये 2015-16 में कितना था, तो 94.57% था, जो 2024-25 में बढ़ करके 99.62% हो गया है। स्वच्छ ऊर्जा यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 में आता है। इसमें कुल स्थापित बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा में हिस्सेदारी 16.2% 2015-16 में था, जो 2024-25 में कितना हो गया है, तो 22.13% हो गया है, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 64.04 वाट प्रति व्यक्ति था 2014-15 में, जो अभी वर्तमान 2024-25 की हम लोग बातें करें तो ये 156.31 प्रति व्यक्ति हो गया है। ये आप डायरेक्ट मेंस के भी पॉइंट में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक समृद्धि, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 में आता है। सामाजिक कवरेज 2016 में 22% था, जो 2025 में बढ़कर के 64.3% हो गया। उद्योग नवाचार की हम लोग बातें करें तो यानी कि GDP का उत्सर्जन तीव्रता में 2005 से लेकर 2020 के बीच 36% कम हुआ है। इसका मतलब है कि पर्यावरण अनुकूलन यानी हरित विकास हो रहा है। असमानता का कम होना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 में आता है। 2011-12 के डेटा के अकॉर्डिंग 2023-24 तक ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू खर्च का गिनी गुणांक 0.283 से घट करके कितना हो गया है, 0.2237 हो गया है। शहरी क्षेत्रों में ये 0.363 यानी कि 363 से घट करके 0.284 हो गया, ठीक है। जिम्मेदार उपभोग, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 12 में आता है। ये
संसाधित अपशिष्ट प्रतिशत 2015-16 के 17.97 से बढ़कर के 2024-25 में 80.7% हो गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भूमि पर जीवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 में आता है। वन आवरण जो 2015 के समथिंग ये कितना था, तो 21.34 था, जो अभी बढ़ करके 21.76 हो गया है 2023 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रिपोर्ट में जो भी सारे मुद्दे वगैरह है यहाँ आप देख सकते हैं। रिपोर्ट के प्रकट किए गए मुद्दे, किशोरियों में जन्म दर में बढ़ोतरी देखा गया है, सड़क हादसे मौतों की संख्या बढ़ गया है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में गिरावट आई है, सरकारी प्राथमिकता खर्चों में कमी आई है, यानी जितना खर्च पहले से तय हुआ था उसकी तुलना में वास्तविक खर्च कम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यह आप देख सकते हैं, यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यह आप ऑलरेडी आप देख सकते हैं। एक में आता है नो पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 में आता है जीरो हंगर, 3 में आता है गुड हेल्थ एंड वेल्थ बीइंग, 4 में आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में एजुकेशन आता है, 5 में जेंडर इक्वलिटी, 6 में क्लीन वाटर एंड द सैनिटाइजेशन। ठीक है, 7 में आप देख सकते हैं एफोर्डेंस एंड द क्लीन एनर्जी, 8 में है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9वें नंबर पे आता है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, 10 नंबर रिड्यूस इनइक्वालिटी। ठीक है, यानी कि इनइक्वालिटी जो है उसको रिड्यूस करना है। 11 में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये सस्टेनेबल सिटीज़ एंड द कम्युनिटीज़। 12 में है रिस्पॉन्सिबिलिटी कंजम्पशन एंड द प्रोडक्शन है। 13 में क्लाइमेट एक्शन है। 14 में लाइफ बिलो वाटर हो गया। 15 में ये 15 नंबर पे लाइफ ऑन लैंड हो गया। 16 में प्लेस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हो गया। 17 में ये पार्टनर्स फॉर द गोल्स। ठीक है, तो ये सारे आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट न्यूज़ जो चर्चा में है वो हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। जो एडिटोरियल है देखिए, ये जो है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन, इसको थोड़ा छोटा कर दें, पूरा न्यूज़ दिखाई दे आप लोग को। देखिए, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट डेटिंग यानी कि कार्बन क्रेडिट डेटिंग स्कीम के तहत उद्योग के लिए उत्सर्जन लक्ष्य नियमों का मसौदा जारी किया है 2025। तो CCTS इसको शॉर्टकट में कहते हैं, यानी कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। इसके तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 जारी किया गया है। ग्रीन हाउस गैस की हम लोग बातें करें, इसके उत्पादन की प्रति इकाई के संबंध में प्रति टन CO2 जो प्रोडक्शन होता है यानी कि उत्सर्जित जो होता है उसके बराबर के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस के प्रोडक्शन जितने होते हैं या फिर उसके उत्पादन की प्रति इकाई के संबंध में प्रति टन जो हम लोग CO2 उत्पादन करते हैं यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लास्टिक से हो गया या फिर इंडस्ट्री वगैरह आप देखते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री उद्योग वगैरह जो लगाए जाते हैं उसके धुआं वगैरह निकलते हैं, उसके कचड़े वचड़े, तो ये कहीं ना कहीं CO2 प्रोड्यूस करते हैं। तो उसी के बारे में कह रहा है, प्रति इकाई के संबंध में प्रति टन उत्सर्जित जो है CO2 के बराबर के रूप में परिभाषित किया जाएगा। इसके तहत 400 से अधिक औद्योगिक संस्था के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी यानी कि ये जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन संबंधित लक्ष्य प्राप्त किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसके आखिर ये क्या क्या इसके रूल रेगुलेशन है। तो इसके रूल में एल्यूमिनियम, लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम शोधन, पेट्रोकेमिकल वस्त्र जैसे क्षेत्रकों पर लागू होगा। इसका पालन न करने पर आपको पेनाल्टी लगेगा। किस एक्ट के तहत लगेगा? 1986 के अंतर्गत लगेगा। ठीक है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग जो CCTS है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की हम लोग बातें करें तो इसका लक्ष्य जो है कार्बन मूल्य निर्धारण को बढ़ा करके ये ग्लोबल हाउस ये जो है ग्रीन हाउस गैस जो है उसको उत्सर्जन को कम करना, यानी कि उत्सर्जन पर निर्धारित शुल्क वसूला जाएगा यानी पेनाल्टी लगेगा। ठीक है, कानूनी आधार पर ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत केंद्र सरकार के साथ यानी BEE जो है इसके साथ परामर्श करके CCTS यानी CCTS इसको कहा जा रहा है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को कहा जा रहा है। ठीक है, इसके तहत परामर्श करके ये रेगुलेट करेगा, लागू करेगा। इसके प्रमुख घटक की हम लोग बातें करें, क्या क्या बाध्यकारी हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते हैं, तो इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको देखने में। देखिए,
ये जो है इसके अनुपालन तंत्र बाध्यकारी संस्थाओं के लिए, इसके तहत बाध्यकारी संस्था को अपने लक्ष्यों से कम उत्सर्जन यानी कि करने पर कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलता है। इसके साथ ही स्वैच्छिक ऑफसेट तंत्र यानी कि अन्य क्षेत्रकों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए समाप्त करने और उन्हें रोकने के लिए अपनी परियोजना को पंजीकृत करने में सक्षम बनाता है। इसके साथ ही कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलता है। इसके साथ ही हम लोग BEE यानी कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की हम लोग बातें करें, ठीक है, यानी कि ऊर्जा दक्षता जो है ये कार्बन क्रेडिट का विनियामक है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा ये दोनों मिलकर के वर्क करते हैं। इसकी महत्व क्या क्या हो सकते हैं, तो ये योजना जो है भारतीय कार्बन बाजार यानी कि एक ये नया न्यू रखती है। इसके साथ ही UNFCCC जो है UNFCCC भी इसको बोलते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज पर पेरिस समझौते के तहत भारत के दायित्व के अनुरूप भी है। विश्व बैंक के साथ यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइजिंग 2025 के रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जलवायु वित्त और कार्बन मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका को सराहा गया है। किसने सराहा है, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है। ये जो पॉइंट है डायरेक्ट आप मेंस के NCERT में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए वेट गाइस पेन थोड़ा सिलेक्ट कर ले। कार्बन बाजार के संबंध में भारत का अनुभव क्या है, यानी कि भारत का एक्सपीरियंस क्या है कार्बन बाजार के संबंध में। तो इस उत्सर्जन में कटौती के लिए बाजार आधारित 4 प्रमुख तंत्र है। वो क्या क्या है, तो फॉर्मर अचीव ट्रेड यानी जिसको पैट बोलते हैं, पैट मतलब फॉर्मर अचीव एंड ट्रेड योजना भारत सरकार के द्वारा लगाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो पैट है परफॉर्मर्स अचीव एंड ट्रेड, ये इसका उद्देश्य है ऊर्जा गहन उद्योगों में निर्धारित ऊर्जा खपत को कम करना। इसकी मुख्य विशेषता की बातें करें, ऊर्जा दक्षता में सुधार करने पर एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसके साथ ही टारगेट क्षेत्र में इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया, एल्युमिनियम हो गया, बिजली जैसे ऊर्जा गहन क्षेत्र में ये टारगेट क्षेत्र के इसमें सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि जो भी ये सारे जैसे इसकी कुछ विशेषताएं हैं, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट मिलता है, टारगेट क्षेत्र अगर कंप्लीट कर लेता है किस किस फील्ड में, तो इन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। एंड कुछ चीज़ें हैं जहां बैन भी लगा हुआ है कि आप जैसे इतना प्रति टन CO2 के बराबर अगर मतलब CO2 अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो आपको पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। तो बहुत सारे कुछ मानदंड भी है, तो आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा सर्टिफिकेट, आखिर ये योजना है क्या। नवीकरणीय ऊर्जा की हम लोग बातें करें, इसका उद्देश्य जो है नवीकरणीय ऊर्जा खरीद संबंधित को पूरा करने में मदद करना है। इसकी विशेषता राज्यों को अपने नवीकरणीय ऊर्जा खरीद संबंधी दायित्वों को पूरा करने में मदद करता है। इसके साथ ही ये योजना जो है नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पर्यावरणीय लाभों के साथ साथ उसके स्वतंत्र रूप से व्यापार को भी संभव बनाता है। रेट बेस्ड एडमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, आखिर ये है क्या। इसका उद्देश्य जो है भारत को CCTS के जरिए प्रदर्शन आधारित परफॉर्मेंस बेस्ड उत्सर्जन व्यापार को बढ़ावा देना। मुख्य विशेषता की हम लोग बातें करें, कुल उत्सर्जन पर कोई सीमा नहीं लगता है, जैसे कि एब्सोल्यूट कैप एंड ट्रेड प्रणाली में होता है। हर इकाई को उत्सर्जित तीव्रता के रूप में प्रदर्शन मानक दिया जाता है। कुल उत्सर्जन को घटाने की बजाय उत्सर्जन तीव्रता सुधारने पर इसमें जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। एक मिनट पेन सिलेक्ट कर ले। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM जिसको बोलते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बातें करें तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में इसे अपनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट तंत्र है। इसकी विशेषता की बातें करें तो विकसित देश जो होते हैं वो विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी वाली परियोजना में निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बदले विकसित देशों में सर्टिफिकेट एमिशन रिडक्शन क्रेडिट मिलता है। इसके साथ ही जिनका व्यापार किया जाता है, इसके साथ ही संधारणीय विकास को बढ़ावा मिलता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद मिलता है। नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे ताकि आप सभी को दिखे अच्छे से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संधारणीय विकास के लिए निजी पूंजी जुटाने में 7 सूत्री रणनीति पर प्रस्ताव रखे हैं। तो ये 7 सूत्री आखिर ये प्रस्ताव है क्या, हम लोग देखेंगे। वित्त मंत्री ने स्पेन के लिए
सेविले में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आयोजित विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया गया है। इस संबोधन के दौरान 7 सूत्री रणनीति की हम लोग बातें करें तो 7 सूत्री रणनीति ये मजबूत घरेलू वित्तीय बाजार को बनाना है, यानी कि अवसंरचना उद्योग को वित्त पोषण करने के लिए बैंकिंग प्रणाली में पूंजी बाजार को मजबूत बनाना है। दूसरा है संस्थागत सुधारों के जरिए संभावित जोखिम का समाधान करना है। इसमें स्वतंत्रता विनियामक की स्थापना करना, पारदर्शी बोली प्रक्रिया को लागू करना, व्यापार करने की सुगमता को बेहतर बनाना इसमें शामिल है। ठीक है। तीसरा जो है निवेश को अवसरों को बढ़ाना है, यानी कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे, ताकि हमारे देश में जो है FDI वगैरह ज़्यादा आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोज़गार बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ हमारे GDP काफ़ी यानी कि इन्हांस होगा, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें बेनिफिट होगा, तो इस पर फोकस किया गया है। पांचवा जो है ये है आपको मिश्रित वित्त को बढ़ावा देना, यानी कि जो फाइनेंस जो है उसको इंक्रीज करना है। निजी निवेश को जोखिम मुक्त करने के लिए सार्वजनिक और रियायती और वित्त लाभ उठाना, सॉवरेन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे नवीन संसाधनों का उपयोग करना, बहुपक्षीय विकास यानी कि MDB जिसको बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल जो है डेवलपमेंट बैंक और वित्तीय संस्था को भूमिका को सक्रिय बनाना है। उभरते बाजारों, विकासशील अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक क्षमता, स्थिरता सटीक रूप से प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट ट्रेडिंग पद्धतियों का विकास करना है। इसके साथ ही MSME जो है, यानी जिसको हिंदी में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग बोलते हैं, इसके साथ ही ज़मीनी स्तर पर पूंजी उपलब्ध कराना है, जिससे कि हमारा MSME काफ़ी डेवलप करे। ठीक है। नेक्स्ट है संधारणीय विकास में निजी और पूंजी का महत्व है, यानी कि निजी का मतलब हो गया निजी मतलब जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हो गया। ठीक है। संधारणीय विकास में निजी का महत्व इसमें जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है प्रेरक बल। आखिर ये प्रेरक बल होता क्या है? तो निजी जो पूंजी होते हैं, यानी कि जो प्राइवेट पूंजी होते हैं, उत्पादकता बढ़ाने में नवाचार को प्रोत्साहन देना, यानी कि जब नवाचार होगा, नए नए इनोवेशन होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी डेवलपमेंट होगा। प्रोत्साहन देने और मांग को बढ़ाने में मदद करेगा। वित्तीय उपलब्धता बढ़ाना, यानी फाइनेंस जो है उसके लिए उपलब्धता बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन क्षेत्रों में हर साल लगभग $2.5 ट्रिलियन निवेश में कमी बनी हुई है, जिसमें निजी पूंजी से पूरा किया जा सकता है। समावेशन सुधार करना, महिला के नेतृत्व वाले MSME, ग्रामीण समुदाय, वंचित समूहों के लिए वित्त की उपलब्धता कराना। ठीक है। वित्त मतलब फाइनेंस वगैरह, मनी वगैरह उपलब्ध कराना। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास पूर्ववर्ती, यानी जिसको UNCTAD शॉर्टकट में बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास पूर्ववर्ती वर्ल्ड ऑफ डेब्ट रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। ये अक्सर रिपोर्ट पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास जो है ये रिपोर्ट, ये इसके बारे में, रिपोर्ट के बारे में अक्सर पूछता है कि वैश्विक सार्वजनिक ऋण में तेजी वृद्धि हुआ या कम हुआ, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो UNCTAD करता है, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास पूर्ववर्ती संस्था बोलते हैं। ये आपको पढ़ के जाना है। ये रिपोर्ट ये बताता है कि हालिया वर्षों में विभिन्न संकटों के कारण वैश्विक सार्वजनिक ऋण में तेजी से वृद्धि हुआ है। इसका अधिक बोझ विकासशील देशों पे पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वैश्विक सार्वजनिक ऋण आखिर है क्या। उच्च सार्वजनिक ऋण की बातें करें तो वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2024 में $102 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। वर्तमान की हम लोग बातें करें, वर्तमान में जारी रहा तो दशक के अंत तक ये जो है ऋण बढ़ करके 100% तक हो सकता है, ये अनुमान है। ठीक है। ऋण से यानी कि असमान रूप से वृद्धि हो रहा है। विकासशील देशों की हिस्सेदारी 1/3 से भी कम है, लगभग $31 ट्रिलियन रही है। 2010 के बाद से ये विकासशील देशों के मामलों में विकसित देशों की तुलना में दोगुनी से तेजी से बढ़ रहा है। विकासशील देशों के मामले में बातें करें तो एशिया, ओशिनिया वैश्विक सार्वजनिक ऋण में 24% की हिस्सेदारी है। इसके बाद लैटिन अमेरिका, कैरेबियन कंट्री जो है 5% है, अफ्रीका का इसके बाद 2% है। ठीक है। ऋण की उच्च लागत की बातें करें हम लोग, वेट गाइज, ऋण की उच्च लागत की हम लोग बातें करें, विकासशील देशों की ऋण की उच्च लागत का सामना करना पड़ता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका वहन
यानी कि उसके वहन की जाने वाली जो भी लागत है उसकी तुलना में 2 से 4 गुना तक अधिक हो सकता है। 61 विकासशील देशों ने अपने सरकार राजस्व का 10% या उससे अधिक हिस्सा ब्याज भुगतान के लिए निर्धारित किया गया है। इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, यानी इसके प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं। तो इसके प्रभाव ये पड़ सकते हैं कि जो वित्त पोषण में कमी आ सकती है और इसके वित्त प्रभाव में कमी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काफ़ी एक्सपेंडिचर जो है उस पर कम हो सकता है। सीधी सी बात है भाई, आपका जितना बजट रहेगा उतना ही काम करेंगे। अब पता चलेगा कि आपके पास 10 रुपये है, सीधी सी बात है, तो 10 रुपये है तो 12 रुपये तो आप खर्चा करेंगे नहीं, है ना। जितना बजट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप खर्चा करेंगे। तो वही बात हो रहा है कि इस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे शिक्षा पे जो एक्सपेंडिचर है उस पर कम हो सकता है, हेल्थ सेक्टर पे कमी हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सार्वजनिक ऋण पब्लिक डेब्ट का आखिर महत्व क्या है। पहले ये वाला हम लोग देख लें। ऋण प्रबंधन संधारणीय वित्त पोषण के लिए सिफारिश इसमें क्या क्या किया गया है, यानी सजेशन क्या क्या दिया गया है, सिफारिश क्या है। सार्वजनिक ऋण पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेषज्ञ समूह जो है ये सिफारिश किया है कि बहुपक्षीय सुधार यानी कि मल्टी डायमेंशनल इसमें सुधार किया जा सकता है। संकट के समय ऋण चुकाने के कुछ समय की राहत को समान प्रक्रिया बनाया जाना चाहिए। G20 जो है G20 साझा फ्रेमवर्क के सुधार करना चाहिए। IMF के रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट के माध्यम से यानी कि बहुपक्षीय संकट के माध्यम से लाइक बोले तो जो IMF जो है रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट के माध्यम से SDR को बेहतर उपयोग करना चाहिए, ठीक है। SDR का मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। देशों के बीच में सहयोग होना चाहिए। नवीन और वित्तीय संसाधनों पर तकनीकी सहायता प्रदान करना चाहिए। सूचना केंद्रों की स्थापना वगैरह होनी चाहिए जिसमें कि इसमें सभी मिलकर के भागीदारी हो सके। राष्ट्रीय स्तर के इसमें उपाय हम लोग कर सकते हैं, जैसे तरलता संबंधी जोखिम जो भी हो सकता है, करेंसी मिसमैच को दूर करने के लिए संस्थागत क्षमताओं को मजबूत बना सकते हैं और इन्वेस्टमेंट परियोजना के माध्यम से इस योजना यानी कि ये योजना बना सकते हैं। इसके साथ लाइक बोले तो डेब्ट स्वैप के बेहतर उपयोग किया जा सकता है इसके माध्यम से, ये सजेशन के तौर पे है। तो ये जो है ऋण जो भी सारे ऋण डेब्ट है उसके लिए सिफारिश किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सार्वजनिक ऋण यानी कि पब्लिक डेब्ट, आखिर इसका महत्व क्यों है, यानी ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो विकासात्मक उद्देश्य के लिए व्यय का वित्त पोषण होता है। यानी कि जो भी बाहरी ऋण होता है जैसे कि फॉरेन कंट्री वगैरह हो गया, उससे घरेलू बचत में मदद मिल सकता है, विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो सकता है, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में, आर्थिक गिरावट का प्रबंधन करने में इसे महत्वपूर्ण मिल सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे RBI ने अपनी अर्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती से रेखांकित किया है, ठीक है। ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। वित्तीय स्थिति रिपोर्ट जो जारी हुआ है FSDC जिसको बोलते हैं, यानी कि फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की उप समिति के द्वारा तैयार किया जाता है। भारत की वित्त प्रणाली को मजबूत करना, समक्ष मौजूद जोखिम का सामूहिक आकलन प्रस्तुत करना। वित्तीय स्थिति विकास परिषद FSDC की बातें करें तो इसकी स्थापना कब हुआ था, 2010 में हुआ था और इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। प्राधिकरण की बातें करें तो IRDAI जो है, जिसको शॉर्टकट में IRDAI बोलते हैं, IRDAI जैसे सभी मुख्य वित्तीय विनियामक संस्था के रूप में इसमें शामिल होते हैं। इसके साथ ही इसका उद्देश्य है वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, अलग अलग विनियामक संस्था के बीच समन्वय सुनिश्चित करना, बातचीत करके सभी को लाइक विनियमन करना, रेगुलेट करना। RBI की रिपोर्ट, इसमें रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती 2025-26 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन जो है जिसको GDP कहते हैं, ठीक है, तो GDP में 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ये रिपोर्ट कह रहे हैं RBI के द्वारा, ठीक है। मजबूत घरेलू मांग के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक संकटों से निपटने में मदद मिल सकता है। मजबूत वित्तीय संस्थान, उदाहरण के तौर पे हम लोग SCB की बात कर सकते हैं, जिसको अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति NGPA अनुपात, निवल गैर निष्पादित परिसंपत्ति NNPA अनुपात लगभग 2.3% से और 0.5% हो सकता है। इसके साथ ही ये अनुमान पिछले कई दशकों में सबसे कम है। 2025 की हम लोग बातें करें तो 2025 तक अनुचित वाणिज्यिक बैंक जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात जो है CRAR 17.3% के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है।
कॉरपोरेट क्षेत्र की हम लोग बातें करें तो ये मजबूत प्रदर्शन कॉरपोरेट क्षेत्र के बड़े कर्जदाता समूह का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति जो है लगभग 2023 में 3.8% से घट करके कितना हो गया है, तो ये घट करके 2025 में ये 1.9% हो गया, यानी कि 2023 में ये कितना था तो 3.8% था, जो वर्तमान में 2025 में 1.9% हो गया। अच्छा, इसमें मुद्रास्फीति की स्थिति भी बन सकती है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। मुद्रास्फीति यानी कि मुद्रास्फीति बोलते हैं कि महंगाई जब आ जाती है, कोई भी सामान सपोज करो कि जो लोन आपको 5% पे मिल रहा है वो 8% होने लगे, 10% होने लगे, या फिर मार्केट में आप जा रहे हैं कोई सामान की कीमत 10 रुपये थी, एकाएक 15 रुपये, 20 रुपये, 25, यानी प्रोडक्शन कम होना, सामान काफ़ी महंगे दामों पे जब बेचा जाए तो मुद्रास्फीति सीधी सी बात है आ जाती है। तो मुद्रास्फीति की स्थिति की बातें करें तो घरेलू मुद्रास्फीति में मई 2025 में उपभोग मूल्य सूचकांक, उपभोग का मतलब होता है कंज्यूम करना, यानी कि जो भी हम लोग जो भी सारे प्रोडक्शन यानी कि जो भी सारे प्रोडक्ट होते हैं उसको हम लोग खरीदते हैं, उसका भोजन लाइक बोले तो हम लोग खाते पीते हैं, उसको बोलते हैं उपभोग करना, कि आप उसका उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि घरेलू मुद्रास्फीति यानी कि मई 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI जो है यानी कॉस्ट प्राइस इंडेक्स जिसको बोलते हैं, ये आधारित मुद्रास्फीति कम होकर के कितना हो गया है तो 2.8% हो गया है, जो पिछले 6 वर्षों में न्यूनतम स्तर पे है। आयात मुद्रास्फीति की बात करें यानी कि इंपोर्ट इन्फ्लेशन, यानी कि जो हमारा सामान जो है बाहर से आ रहा है उसकी बातें हो रहा है, तो ये धीमी वैश्विक आर्थिक समृद्धि की वजह से कमोडिटी और तेल की कीमतों कम हो सकती है। हालांकि मध्य पूर्व में तनाव की वजह से इनकी कीमतें में कुछ उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। उतार चढ़ाव देखा जा सकता है इसलिए कि अभी आप देख रहे हैं जैसा कि इजराइल वगैरह, ईरान वगैरह का कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं, इसको लेकर के कहा जा रहा है। वैश्विक माइक्रो फाइनेंशियल जोखिम की हम लोग बातें करें तो देशों के बीच वैश्विक व्यापार में तनाव हो सकती है, भू राजनीतिक संघर्ष बढ़ सकते हैं, वैश्विक सार्वजनिक ऋण और विकसित अर्थव्यवस्था में संभावित मंदी जैसे कारक उभरती अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार और आर्थिक नीति में निश्चितता के कारण वित्तीय बाजारों में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। वित्तीय परिस्थितियां भी पहले की तुलना में अधिक कठोर हो जाती है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी परिघटना की वजह से अवसंरचना को नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ ही वैश्विक गतिविधियां प्रभावित हो सकती है। वास्तव में आर्थिक और व्यापार नीति की अनिश्चितताएं वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं वित्तीय प्रणाली को मजबूत की परीक्षा, यानी कि अभी वर्तमान सिचुएशन को देखा जाए तो हो सकता है ऐसा आप कह सकते हैं कि ऐसा परीक्षा चल रहा है, लाइक इसमें क्रूड ऑयल वगैरह महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा। तो आप लोग ये मत समझो कि हमारे भारत में मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, ये तो कॉन्फ्लिक्ट यानी ये जो लड़ाइयाँ हो रही है ईरान और इजराइल के बीच, तो भारत को क्या प्रभाव पड़ेगा यार, वो लोग को जितना नहीं पड़ेगा ना उससे ज़्यादा हमारे भारत पे पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है बहुत ज़्यादा है। हमारा भारत के यहाँ से सामान हम लोग कम बेचते हैं और सामान वहाँ से बाहर से ज़्यादा मंगाते हैं, तो हम लोग को इन्फ्लेशन की सामना करना पड़ेगा। ये आप लोग सबसे पहले, एक होता है ना कि आप लोग बिना पढ़े बिना कुछ अरे मज़ा आ रहा है बमबारी देखने में, ये तो ये कहीं ना कहीं गलत फहमी में है आप लोग कि इसमें हमें भारत जो है इसमें काफ़ी इसको इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वित्तीय क्षेत्र के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण पहले क्या क्या है, यानी कि इसके लिए कौन कौन से पहल शुरू किया गया है। बैंकिंग क्षेत्र में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति लाया गया, इसके द्वारा बैंकों के लिए बेसल 3 मानदंडों के प्रभाव का आकलन किया जाता है। वित्तीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन वैश्विक बाजार नियमों को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करता है। साइबर सुरक्षा लाया गया, जिसके तहत वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी कि FSB ने जिसको FIRE बोलते हैं फ्रेमवर्क जारी किया गया है। इस फ्रेमवर्क में ये व्यवसाय संचालन में साइबर घटनाओं से निपटने में मदद करता है और इसमें थर्ड पार्टी सेवा प्रदाताओं से जुड़ी घटनाओं को कवर किया जाता है। भारत आखिर इसके लिए क्या क्या स्टेप उठाया है, तो भारत ने स्टेप क्या क्या उठाया है। व्यापार के भुगतान के रुपये के उपयोग का बढ़ावा दिया जा रहा है। संशोधित चल निधि कवरेज अनुपात है, जिसको इंग्लिश में लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बोलते हैं, LCR, ये नियमावली जारी किया गया है। डिजिटल लेंडिंग पर RBI ने एक नया दिशा निर्देश 2025 जारी किया। तो ये भारत के द्वारा उठाया गया इनिशिएटिव है एंड पूरे वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन से बेसल मानदंड क्या था ये सारे हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
डिजिटल इंडिया मिशन 10 साल पूरे हुए, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो 2015 में स्टार्ट हुआ था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जो इंडिकेटर फ्रेमवर्क रिपोर्ट जारी किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, 6, 7, 8 हम लोग सब कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ देखेंगे अंडमान सागर में। यहाँ पे एक्चुअली क्यों चर्चा में, भूकंप बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, यानी कि एक ही दिन में 3-3, 4-4 बार भूकंप आ जा रहा है, जिसलिए ये चर्चा में रह रहा है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अंडमान सागर की हम लोग बातें करें तो अंडमान सागर में एक दिन में 3 बार भूकंप आया है, इसलिए ये न्यूज़ चर्चा में है। अंडमान सागर भूकंप क्षेत्र ये कौन सा जोन में आएगा? आपसे हो सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा कि जोन 1 में आएगा, जोन 2 में आएगा, जोन 3 में आएगा, जोन 4 में आएगा, जोन 2 में आएगा, है ना, जोन 4 में है या जोन 5 में है। तो आपको याद रखना है कि ये जोन जो है ये कौन से जोन में आता है, ये 5 में है, ठीक है। तो जोन 5 में जो काफ़ी हाई रेंज के भूकंप वगैरह आते हैं वहाँ पे जोन 5 में रखा जाता है उच्च भूकंप जोखिम क्षेत्र, ठीक है। अब हम लोग अंडमान सागर, ये तो न्यूज़ में था कि चल भाई भूकंप आया है। अब हम लोग स्टैटिक पोर्शन पढ़ के जाना है कि भाई अंडमान किस एरिया में, भारत की किस क्षेत्र में है, वहाँ कौन कौन से और भी सारे इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। कोरल यहाँ पे है नहीं है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। अर्ध ये जो है अंडमान सागर, इसको यानी कि अर्धबंद सागर भी कहा जाता है। हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर में म्यांमार है, पूरब में थाईलैंड है, मलेशिया है, दक्षिण में इंडोनेशिया है, मलक्का जलसमूह और पश्चिम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है। तो आपको मैप में एक बार जा करके गूगल पे आप लोग देख लीजिएगा, या आपके पास एटलस होगा, वहाँ आप लोग जा करके देख लेंगे। ये क्षेत्र की हम लोग बातें करें भूगर्भीय रूप से, यानी कि ज्योग्राफिकल रूप से हम लोग बातें करें तो अंडमान ट्रेंच में स्थित है, जो कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसने से ये बना हुआ है। समुद्री जैव विविधता की हम लोग बातें करें तो ये कोरल ट्रायंगल का हिस्सा है, जो दुनिया का सबसे अधिक जैव विविधता वाले समुद्री जगहों में से एक है। पूर्वी एशियाई ऑस्ट्रेलियाई फ्लाईवे के साथ ही प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह गाइज ये क्यों चर्चा में है, तो 170 साल इसके पूरे हो चुके हैं और ये हूल क्रांति मतलब इसे अब दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको पढ़ के जाना है। संथाल विद्रोह की बातें करें तो कब स्टार्ट हुआ था, 1855-56 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था, तो आपको इसमें 4 भाई हैं, इसके नेतृत्व करता सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, है ना, फूलो और झाडो मुर्मू, ये सारे इनके नाम आपको याद रखना है। ये संथाल विद्रोह का 170 साल पूरा हो चुका है, इसलिए ये क्रांति जो है यानी हूल क्रांति के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा ये आंदोलन जो है झारखंड के राजमहल पहाड़ी में स्थित है, दामिनी कोह क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। और इसका नेतृत्वकर्ता ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि 4 भाई है, वो है सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो मुर्मू, ठीक है। तो ये सारा आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण। तो ये सुप्रीम कोर्ट में आखिर ये आरक्षण की क्या मामला है, ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की हम लोग बातें करें तो पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक प्रशासनिक पदों पर प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त और पदोन्नति के लिए सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति, जिसको एसटी बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति, जिसको एसटी बोलते हैं, ये कर्मचारियों को आरक्षण देने की औपचारिक नीति शुरू किया है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो है आपको जज वगैरह जो होंगे उनके लिए नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नीति रजिस्ट्रार, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, चैम्बर अटेंडेंट, ये सभी पदों पर लागू होगा। कौन पद पे लागू नहीं होगा, तो न्यायिक जो पद है, जज वगैरह, इन पे लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार के आरक्षण नीति के रूप में सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों को पदोन्नति में 15% और एसटी जो है यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कर्मचारियों को 7.5% कोटा मिलेगा। यानी कि याद रखना है एसटी में 15% और एसटी जो है उसको आधा कर देना है। नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखेंगे अल्टर मैग्नेट्स। तो ये अल्टर मैग्नेट्स आखिर ये है क्या, ठीक है। तो देखो एसएन बोस यानी सुभाष चंद्र बोस जो है, एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर द बेसिक साइंसेज के वैज्ञानिकों ने क्रोमियम एटोमोनाइड, ठीक है, एंटीमोनाइड जो है, इसका उपयोग करके अल्टर मैग्नेट्स के एक अनोखी विशेषता डुअलिटी की खोज किया है, इसलिए चर्चा में है, ठीक है। तो एसएन बोस नेशनल यानी कि इसको सुभाष चंद्र बोस नेशनल ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट में ये जो है SNBNSCB ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर द बेसिक साइंसेज जो है ये क्रोमियम
एंटीमोनाइड का उपयोग करके अल्टर मैग्नेट की एक अनोखी विशेषता ड्यूअलिटी की खोज किया है, इसलिए चर्चा में है। आखिर ये अल्टर मैग्नेट्स होता क्या है? अल्टर मैग्नेट्स की बातें करें तो ये एक नए प्रकार का चुंबक पदार्थ होता है जो कि फेरो मैग्नेट्स और एंटी फेरो मैग्नेट्स दोनों की विशेषता को मिला करके बनता है। फेरो मैग्नेट्स की हम लोग बातें करें तो इलेक्ट्रॉनिक के स्पिन की एक दिशा में संरेखित होते हैं, जिसे मजबूत चुंबक तो पैदा होता है। एंटी फेरो मैग्नेट की बातें करें तो ये इलेक्ट्रॉनों के स्पिन विपरीत दिशा में यानी कि एक दूसरे को काट देते हैं और कोई बाहरी चुंबक इस पे वर्क नहीं करता है, चुंबकता तो नहीं होता है। ठीक है, विशेषता की बातें करें तो एंटी फेरोमैग्नेट्स इस तरह के विपरीत दिशाओं में स्पिन प्रदर्शित करने के लिए इनमें कोई चुंबक नहीं होता है, लेकिन इनकी अद्वितीय क्रिस्टल समरूपता के कारण फेरोमैग्नेट्स के समान तीव्र आंतरिक स्पिन ध्रुवीकरण दिखाते हैं। क्रोमियम एंटीमोनाइड अब तक ये पता चला है कि अल्टर मैग्नेट्स में सबसे मजबूत स्पिन स्प्लिंग प्रदर्शित होता है। ठीक है, ये न्यूज है, आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विल्मिंगटन घोषणा। तो विल्मिंगटन घोषणा आखिर है क्या? तो भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के सदस्य जो हैं कोस्ट गार्ड में यानी कि क्वाड के जो भी मेंबर हैं, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये कोस्ट गार्ड ने विल्मिंगटन घोषणा के तहत पहला क्वाड 8C सॉप ऑब्जर्वेटर मिशन लॉन्च किया है। ये मिशन हिंद प्रशांत क्षेत्रों को क्वाड कोस्ट गार्ड के बीच समुद्री सहयोग, सुरक्षा, आपसी तालमेल को मजबूत करेगा। साथ ही ये भारत की समुद्री विजन, सागर सुरक्षा और क्षेत्र के सभी के लिए विकास का समर्थन करेगा। विल्मिंगटन घोषणा 2024 की बातें करें, यह 2024 में हुआ था। विल्मिंगटन में अमेरिका के क्वाड लीडर्स के द्वारा जारी किया जाता है। कानून के शासन, लोकतंत्र, क्षेत्रीय अखंडता समानता करते हैं। एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी समुद्र हिंद प्रशांत क्षेत्रों में यानी कि इसके प्रति साझा प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। शुरू की गई और सारा इसमें क्या क्या पहल है, ये क्वाड कैंसर मूनसोन फोकस यानी कि सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने पे इस पे फोकस किया गया है। मैत्री योजना लाया है जिसमें कि इंडो पैसिफिक में समुद्री प्रशिक्षण किया जाएगा। पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप लाया गया जिसमें डिजिटली समुद्री और संरचना जैसे कि अंडमान सी केबल का विस्तार करना इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखेंगे वेवेक्स आखिर ये क्या है, क्यों चर्चा में है, तो हम लोग इसे भी देखेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ये स्टार्टअप एक्सेलरेटर कार्यक्रम वेवेक्स के तहत वेवेक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025 लॉन्च किया है। ठीक है, चैलेंज का शीर्षक की हम लोग बातें करें तो भाषा सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत। ये राष्ट्रीय हैकाथॉन यानी कि एक प्रकार के राष्ट्रीय हैकाथॉन है। इसका उद्देश्य क्या है, तो कम से कम 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में AI संचालित बहुभाषाई अनुवाद समाधान को विकसित करना है। ये वेबएक्स की बातें करें तो वेबएक्स जो है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड वेबएक्स के पहल के तहत शुरू किया गया है। वेबएक्स स्टार्टअप जो है एक्सेलरेटर प्रोग्राम है। इसका लक्ष्य मीडिया, मनोरंजन हो गया या फिर कोई भी भाषा जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से नवाचार इनोवेशन करना, उसको बढ़ावा देना। ये लक्षित हैकाथॉन इनक्यूबेशन मेंटरशिप राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण के माध्यम से बेहतर विचारों को समर्थन करता है। महाबोधि मंदिर आखिर ये चर्चा में क्यों है, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। महाबोधि मंदिर, ठीक है, आपको पता है महाबोधि मंदिर जो है आर्ट एंड कल्चर का भी है प्लस हिस्ट्री का भी है, तो दोनों में आ जाएगा, आपको पढ़ के जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिसमें बोधगया मंदिर अधिनियम को चुनौती दिया गया था। ये अधिनियम बिहार को महाबोधि मंदिर परिसर के प्रबंधन को नियंत्रण करता है। इसके थोड़ा बैकग्राउंड की बातें हम लोग करें तो पहला मंदिर सबसे पहले सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था। वर्तमान मंदिर की संरचना 5वीं 6वीं शताब्दी में गुप्त काल के अंत में इसमें काफ़ी डेवलप किया गया था। स्थापत्य से संबंधित की हम लोग बातें करें तो एक वक्र रेखीय शिखर है यानी कि कर्विलिनियर शिखर है जिसके ऊपर आमलक और कलश स्थापित है। मंदिर की शैली ना तो पूरी तरह से द्रविड़ है। द्रविड़ का मतलब जो दक्षिण भारत में यानी कि जो भी सारे टेम्पल्स वगैरह होते हैं उनको द्रविड़ बोलते हैं। नागर का मतलब जो नॉर्थ यानी इंडिया में है मंदिर वगैरह उनको नागर शैली बोलते हैं। तो ये नागर शैली की तरह संकीर्ण यानी कि नैरो है, लेकिन द्रविड़ शैली की तरह बिना मुड़े सीधे ऊपर उठा हुआ है। मुख्य मंदिर वज्रासन, हीरा सिंहासन, पवित्र बोधि
पवित्र बोधि वृक्ष बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से जुड़ा हुआ है, ये आप सभी को पता है ऑलरेडी, और ये वैश्विक मान्यता यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट न्यूज है आपदा चेतावनी प्रणाली। तो आखिर ये आपदा चेतावनी प्रणाली है क्या? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीए में जो है इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम को चालू किया गया। इसके साथ ही प्रभावशाली जांचने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम परीक्षण किया जा रहा है। ये एक स्कीम है साकेत भारत का एसएमएस आधारित चेतावनी प्रणाली के बारे में हम लोग बातें करें तो CDOT जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, ठीक है, ये विकसित किया गया है। ये प्रणाली कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित है। ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि अनुशंसादित किया गया है। ये प्रणाली भारत में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्क करेगा। ये क्या क्या कहाँ पे वर्क करेगा? तो जैसे चक्रवात आ गया, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया है ना, ऐसे स्थानों पर जियो टारगेट एसएमएस भेज करके चेतावनी करेगा। सेल ब्रॉडकास्ट के बारे में हम लोग बातें करें तो इसमें CDOT के द्वारा विकसित किया जा रहा है। सीबी चेतावनियों से सीधे प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल फ़ोन पर प्रसारित किया जाएगा, अवेयरनेस फैलाया जाएगा। एसएमएस के माध्यम यानी एसएमएस की तुलना में बहुत तेज़ से इसका उपयोग जैसे सुनामी, भूकंप, आकाशीय बिजली, गैस रिसाव, कोई भी ऐसा आपदा आता है तो इसमें ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखेंगे नामीबिया की कैपिटल का क्या है गाइस? तो विंडहॉक है, ठीक है। तो नामीबिया की कैपिटल विंडहॉक है। आखिर नामीबिया चर्चा में क्यों है? तो रिसेंटली अभी प्रधानमंत्री यहाँ पे विजिट किए हुए हैं तो इसलिए चर्चा में है, तो आपको पढ़ के जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया की यात्रा हीरे के व्यापार पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगी। तो स्पेशली किस चीज़ पे जोर दिया गया है? तो हीरे के व्यापार के लिए, ठीक है। तो यानी कि नामीबिया जो है दुनिया में सबसे समृद्ध यानी कि समुद्री हीरे के भंडार यहाँ पे है। ये अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पे स्थित है। पड़ोसी देश इसके उत्तर में अंगोला हो जाएगा, उत्तर पूर्व में जाम्बिया हो जाएगा, पूर्व में बोत्सवाना हो जाएगा, दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। जल निकाय की बात करें तो अटलांटिक महासागर है, वहाँ से लगता है, ठीक है। यहाँ नदी की बात करें तो कुनैन नदी है, यहाँ पे ओकावांगो नदी है, जाम्बेजी नदी है, ऑरेंज नदी है। मरुस्थल की बातें करें तो नामीब कलहारी मरुस्थल है। द ग्रेट एस्कार्पमेंट का विस्तार नामीबिया तक है। और सॉस सफ्लेइस और सैंड ड्यूनस दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के टीले में से एक है। और इसके साथ ही फिश रिवर कैनियन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कैनियन है। ये आपको पढ़ के जाना है। ये रहा गाइस न्यूज़। नामीबिया क्यों चर्चा में है? नामीबिया प्रधानमंत्री वहाँ पे गए हैं और यानी बाइलेटरल जो है मीटिंग हुआ है, और समुद्री हीरे के भंडार वगैरह कहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसके व्यापार से रिलेटेड बातचीत हो रही है, तो आपको पढ़ के जाना है। इंटरनेशनल रिलेशन में भी आ जाएगा। और लाइक बोले वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि इसके जितने सारे लोकेशन है अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं हर साल। कम से कम दो से 3 4 5 ऐसे 5 तो फिक्स ही रहता है लोकेशन वाइज क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछता है। नॉट यूपीएससी, आजकल तो हर एग्जाम पूछने लगे, तो आपको पढ़ के जाना है। ओके गाइज, वीडियो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया है, क्योंकि आपको पता है न्यूज़ छोड़ना नहीं चाहते यार। कम से कम 17-18 इसमें न्यूज़ कंप्लीट हुआ है। अब क्वेश्चन पूछेगा तो फिर आप लोग बोलोगे कहाँ से आया गया है ना, तो इससे अच्छा है कि सब अपन पढ़ लें। चलो, ज़्यादा समय किल नहीं करेंगे, आप लोग मन लगा कर पढ़ाई करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बाय, गुड नाइट।